प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के ब्रुनई और सिंगापुर के दौरे पर हैं और ब्रुनई पहुंचने पर एक विशेष सम्मान के रूप में प्रधानमंत्री मोदी का ब्रुनई दारुसलाम में क्राउन प्रिंस हाजी अल मुहतादी बिल्लाह ने स्वागत किया है। ब्रुनई के पीएम मोदी 4 और 5 सितंबर को सिंगापुर के दौरे पर वहां पहुंचेंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि दौरा भारत के लिए कितना अहम माना जा रहा है और क्यों। जब चीन दक्षिणी चीन सागर में दबंगई कर रहा है, जब वो भारत को नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान से घेरने की कोशिश कर रहा है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी दबंगई का जवाब देने के लिए पहले ब्रुनई और फिर सिंगापुर के दौरे पर हैं। ब्रुनई के साथ कूटनीतिक रिश्तों के 40 साल पूरे हो रहे हैं, तो मोदी सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के भी 10 साल हो चुके हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि यह दौरा कितना अहम है। जहां तक ब्रुनई की बात है, तो तेल और गैस संसाधनों के चलते ये बेहद अमीर देश सुर्खियों में भले ही ना रहे, लेकिन भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बेहद अहम रोल निभाता है। इसकी लोकेशन ऐसी है कि इसे दक्षिण चीन सागर में प्रवेश का द्वार कहा जा सकता है। वहीं दक्षिण चीन सागर में जहां चीन ने हाल ही में फिलीपींस के जहाज को टक्कर मारी, उस पर पानी की बौछार की थी। दबंग चीन से निपटने के लिए भारत ने कुछ महीने पहले ही फिलीपींस को $357 मिलियन की ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल दी थी। पीएम मोदी का यह दौरा खास तौर पर अहम है क्योंकि चीन इस समय इस क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ा रहा है। ब्रुनई के साथ भारत के रक्षा संबंध मजबूत हो रहे हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज ब्रुनई पहुंचे। यहां दोनों देशों ने साझा युद्धाभ्यास किया। इसी साल पहली बार ब्रुनई में हुए डिफेंस एक्सपो में भारतीय कंपनियों ने हिस्सा लिया था। सिंगापुर की बात करें तो प्रधानमंत्री का यह दूसरा दौरा है। इससे पहले 2015 में पीएम मोदी सिंगापुर आए थे। तब भी उन्होंने कहा था कि सिंगापुर से बहुत कुछ सीखना है। भारत महान देश है, भारत विशाल देश है, 125 करोड़ देशवासियों का देश है, सब कुछ है। फिर भी सिंगापुर से बहुत कुछ सीखना भी है। इस बार उनका दौरा भारत को उसी रफ्तार से आगे ले जाने के मुद्दे को लेकर जिस रफ्तार से सिंगापुर ने तरक्की की है। अगस्त में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सिंगापुर में अपने समकक्ष मंत्रियों से मिले थे। उस दौरे में किए गए जमीनी काम पर अब प्रधानमंत्री मुहर लगाएंगे। महज 50 लाख की आबादी और आधी दिल्ली जितनी जमीन के बावजूद सिंगापुर इस क्षेत्र में आर्थिक महाशक्ति है। भारत के साथ सिंगापुर का पुराना रिश्ता है। यहाँ तमिल चौथी राजकीय भाषा है और सिंगापुर नाम भी संस्कृत भाषा से लिया गया है। रक्षा क्षेत्र में भारत सिंगापुर की दोस्ती मजबूत है। दोनों देश साथ साथ नौसैनिक युद्धाभ्यास करते रहे। सिंगापुर अपने एयरबेस का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना को ट्रेनिंग के लिए देता है। नौसेना भी इसके चंगी नेवल बेस का इस्तेमाल करती है। 2017 में हुए समझौते के बाद दोनों देश एक दूसरे के जहाजों, विमानों को अपने बेस पर ठहरने और इंजन भराने की इजाजत देते हैं। 1965 में आजादी के बाद सिंगापुर को चीन के साथ ही मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों से खतरा था। उस दौरान ही उसने भारत के साथ सामरिक समझौते किए। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में सिंगापुर ने भारत का समर्थन किया। आज भी सिंगापुर कश्मीर विवाद में भारत का समर्थन करता है। टेरर फाइनेंस के मामले में भी वो भारत के हित में कार्रवाई करता है। वहीं भारत की तरह ही सिंगापुर अवरोध मुक्त प्रशांत महासागर का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे में ये दोस्ती और मजबूत होगी। आज तक ब्यूरो। अब हम बात करेंगे गुजरात की। गुजरात में एक बार फिर से भारी बारिश का दौर शुरू हुआ है। सड़कों पर सैलाब उतर आया है, लोगों के घरों में पानी भर गया है। भारी बारिश की वजह से नदियां भी उफान पर हैं, जिससे कि कई इलाकों में फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गुजरात में बाढ़ का पानी अभी उतरा ही नहीं कि एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। कई जिलों में भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। पहले सरदार सरोवर बांध की तस्वीरें देखिए। भारी बारिश की वजह से नर्मदा डैम का जलस्तर 134 मीटर के पार पहुंचा है, जिसके बाद डैम के 15 गेट खोलकर 2,45,000 क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ा।
डैम से पानी छोड़े जाने के बाद नर्मदा नदी का हाल भी देख लीजिए। नर्मदा नदी पूरे उफान पर है। नदी में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए तटीय इलाकों में भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है, लिहाजा प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त हम लोग नर्मदा बांध पे, आप देख पा रहे हैं कि नर्मदा बांध पे किस तरह की तस्वीरें हैं। डैम के जो गेट खोले गए हैं, गेट खोल के 3 लाख क्यूसेक जितना पानी छोड़ा जा रहा है। नर्मदा बांध के जो कैचमेंट में भारी बारिश है और मध्य प्रदेश के जो डैम है वहां से भी पानी छोड़ा जा रहा है। इसकी वजह से सरदार सरोवर नर्मदा बांध के जो गेट है वो खोले गए हैं। यहाँ से गेट को 2 मीटर ऊपर खोल के पानी छोड़ा जा रहा है और ये पानी सीधा नर्मदा नदी में जाता है। नर्मदा नदी जाने की वजह से नदी में बाढ़ की स्थिति है और तटीय इलाके के गांवों को अलर्ट किया गया है। अभी भी नर्मदा के कैचमेंट में भारी बारिश है। इसकी वजह से लगता है कि जो सरदार सरोवर नर्मदा डैम से जो अभी जो पानी छोड़ा जा रहा है इसमें और भी बढ़ोतरी की जा सकती है। सूरत में देर रात मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सड़कें एक बार फिर दरिया जैसी दिखने लगी है। कई इलाकों में तो इतना सैलाब है कि कहां सड़क है और कहां खेत खलियान, अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो रहा है। जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। देर रात से मूसलाधार बारिश हो रही है और इस वक्त हम आपको सुबह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे आप पीछे देखेंगे ये जो सड़क है पूरी पानी से लबालब हो चुकी है। सूरत शहर के अलग अलग इलाकों में इसी तरह से जल भराव की परिस्थिति उत्पन्न हुई है। सूरत में लगातार देर रात से बारिश शुरू हुई है, मूसलाधार बारिश शुरू हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिंडोली इलाके की तस्वीरें हैं। यहाँ पर सड़क पर जल भराव हो चुका है और इसी बीच से वाहन चालक अपने वाहनों को लेकर गुजर रहे हैं। तो सूरत शहर के अलग अलग इलाकों में जो इसी तरह से जल भराव की परिस्थिति उत्पन्न हुई है। सूरत के मंगलोर इलाकों में तो बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया। घर में रखा सामान डूबने लगा तो लोग बाल्टी के जरिए घरों से पानी निकालते हुए नजर आए। बलसाड में भी सड़कों पर घुटनों तक पानी है। घरों में भी कुछ ऐसे ही हालात दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण गुजरात के नवसारी, बलसाड, डांग और तापी जिले में सोमवार से बारिश हो रही है, जिससे नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है और रिहायशी इलाके फिर से डूबने लगे हैं। गुजरात के अधिकतर जिलों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में मुसीबत और बढ़ सकती है। इसमें 4 सिस्टम अभी परसिस्ट कर रहा है। एक तो लो प्रेशर जो सिस्टम अभी विदर्भ में था, ईस्ट विदर्भ में था, वो वेस्ट विदर्भ में आ गए हैं। और दूसरा एक सिस्टम आपका जो सीआर जोन है 20 डिग्री नॉर्थ में अभी परसिस्ट कर रहा है। और ऑफशोर ट्रफ जो काल बोला गया था वो अब लेसमार्क हो गया है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन लेकिन सौराष्ट्र कच्छ के ऊपर जनरेट हो गया है। और मानसून ट्रफ जैसलमेर से लेकर लो प्रेशर होकर साउथ ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल तक परसिस्ट कर रहा है। ये 4 सिस्टम के लिए अभी ये बारिश का गुजरात में इतना बारिश होने का। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात पर लो प्रेशर, शेयर जोन, मानसून ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसकी वजह से अगले 2 दिन मध्य और दक्षिण गुजरात के जिलों में भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में मछुआरों को भी समुद्र से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला, सूरत से संजय सिंह राठौड़ और अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में एक बार फिर आसमान से आफत की बारिश हो रही है और इसी बीच एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। नर्मदा जिले में लहरों के बीच फंसे एक युवक को एसडीआरएफ की टीम ने बचा लिया है, तो तापी जिले में भी हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया गया। उफनती नदी और लहरों के बीच फंसी एक जिंदगी। नर्मदा जिले में लहरों के बीच फंसे इस युवक की जान जोखिम में पड़ गई। रामपुरी के पास इस युवक की गाड़ी पानी के तेज बहाव में फंस गई थी। देखते ही देखते पानी का स्तर बढ़ा और ये युवक जान बचाने के लिए गाड़ी की छत पर चढ़ गया। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी और थोड़ी ही देर में एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करने पहुंची। कई घंटों की मशक्कत के बाद एसडीआरएफ के जवानों ने इस युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। गुजरात के कई इलाके में अभी भी आसमान से आफत की बारिश हो रही है। ये तस्वीरें दक्षिणी गुजरात के तापी जिले की है। यहाँ पशुओं को चारा खिलाने ले गए 2 युवक लहरों के बीच फंस गए। ये खबर कोस्ट गार्ड को मिली तो कोस्ट गार्ड की टीम हेलीकॉप्टर के साथ तुरंत मौके पर पहुँच गई और दोनों लोगों को एयरलिफ्ट करके सुरक्षित जगह पर पहुँचा दिया। तापी जिले के ही डोलवड में नेशनल हाईवे 53 पर पानी भरने से रास्ता बंद हो गया। इस हाईवे पर 20 लोग फंसे हुए थे। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू बोट की मदद से सभी को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया।
भारी बारिश से सिर्फ नदियों में ही उफान नहीं है, पहाड़ भी दरक रहे हैं। अंबाजी से राजस्थान की ओर जाने वाली 4 लेन सड़क पर पहाड़ की बड़ी बड़ी चट्टानें गिर गई। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लैंडस्लाइड की वजह से सड़क पर मलबा आ गया, जिसकी वजह से एक तरफ का रास्ता बंद करना पड़ा। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला, तापी से संजय सिंह राठौड़ और अंबाजी से शक्ति सिंह राजपूत के साथ आज तक ब्यूरो। अहमदाबाद में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। बीजे मेडिकल कॉलेज के 1450 इंटर्न्स रेजिडेंट डॉक्टर्स पिछले 2 दिन से कामकाज को छोड़कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल गुजरात सरकार ने मेडिकल कॉलेज के इंटर्न और रेजिडेंट डॉक्टर्स के स्टाइपेंड में 20% की बढ़ोतरी की है, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर्स का आरोप यह है कि उनको सरकार की तरफ से स्टाइपेंड में 40% की बढ़ोतरी करने का वादा किया गया था और यही नाराजगी की वजह भी है। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। गुजरात सरकार द्वारा राज्य की GMERS और सरकारी मेडिकल कॉलेज में अभ्यास करने वाले इंटर्न और रेसिडेंस डॉक्टर का स्टाइपेंड 20% बढ़ाया है, लेकिन इस स्टाइपेंड में की गई वृद्धि से नाराज रेसिडेंट और इंटर्न डॉक्टर फिलहाल स्ट्राइक पर हैं। मैं अहमदाबाद की बीजे मेडिकल कॉलेज में मौजूद हूं, जहां पे 1450 जितने इंटर्न और रेसिडेंट डॉक्टर जो 20% स्टाइपेंड में सरकार की तरफ से वृद्धि की गई है उससे नाराज हैं और आज स्ट्राइक का उनका दूसरा दिन है। 40% स्टाइपेंड की वृद्धि की मांग है। कितना योग्य लग रहा है, क्योंकि 20% आपको स्टाइपेंड में वृद्धि दे दी गई है। इसके बाद जब 31 अगस्त को स्टाइपेंड में वृद्धि दी गई, आपने दूसरे दिन से इस स्ट्राइक की घोषणा कर दी। ये स्टाइपेंड पहले तो हमारी डिमांड्स 40% की थी ही नहीं कभी तक। ऑलवेज़ हमने 9 जुलाई को हम हेल्थ मिनिस्टर से ऋषिकेश पटेल से हमारी बातचीत हुई थी। उसके दौरान हमने बोला था कि हम भी नहीं चाहते कि हमारा जो स्टाइपेंड है वो असिस्टेंट प्रोफेसर से बढ़े, तो हमने नेगोशिएट करके 30% की डिमांड रखी थी और हेल्थ मिनिस्टर सर ने अपनी डायरी में वो अमाउंट भी लिख दी थी। उसके बाद हमें अश्योरेंस भी दिया था कि ये आपका 30% हाइक हो जाएगा। उसके बाद जब 31 अगस्त को GR आता है तब उसमें 20% होता है और 2009 से हर 3 साल में रेसिडेंट डॉक्टर का स्टाइपेंड 40% बढ़ता है। और तो जब इस बार आया तो GR के अंदर, परिपत्र के अंदर 5 साल का मेंशन था, तो 5 साल तक रेसिडेंट डॉक्टर का स्टाइपेंड स्टैग्नेंट करने की बात है और ये बहुत गलत बात है और इस बात की हम कड़क शब्द में निंदा करते हैं। आप लोगों की एसेंशियल ड्यूटीज़ हैं और मरीज बहुत बड़ी संख्या में एक उम्मीद लेकर आपके पास पहुंचते हैं। आप लोग आज मास्क पहने यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत सेवाएं आपने की होंगी और आने वाले दिनों में आप लोग करेंगे, लेकिन क्या यही विकल्प रह जाता है? क्योंकि आप लोगों की स्ट्राइक से असर सीधा उन गरीबों पे पड़ता है जो कि सिविल अस्पताल में आके पहुंचते हैं इलाज की उम्मीद लेकर। जो हम डॉक्टर्स हैं, हमारा पूरा जीवन पेशेंट के लिए ही है। मैंने आगे बात की, हमने 6 महीने तक हमने इसका वेट किया था, पेशेंटली वेट किया था। हमने गांधीनगर जाके 25 से 30 बार हेल्थ मिनिस्टर से और जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट के दूसरे अधिकारियों हैं उनसे बात की थी। उसके बाद जब कल हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से हमें जो शिक्षात्मक स्टेप्स लिए जाएंगे उस ऐसे लेटर मिला, नोटिस मिली और आज सुबह आप देखो तो 70 से 80 पुलिस यहाँ पे हाज़िर है और यहाँ पे बिजली काट दी गई है। तो जब रेसिडेंट डॉक्टर पे असॉल्ट होता है तब ये पुलिस कहाँ पे जाती है? जो अभी आज हमने पूरे साइलेंटली मास्क पहन के हमारा प्रोटेस्ट किया है और ये जब सरकार वहाँ पे चुप है तो हमने यही मास्क पहन के हमने भी ये एक प्रकार से चुप्पी साधी है और ये रेसिडेंट डॉक्टर की हक की लड़ाई है और स्टूडेंट्स का आवाज़ दबाने की सरकार और प्रशासन के द्वारा प्रयत्न किए जा रहे हैं। रेसिडेंस डॉक्टर, अगर बीजे मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो करीबन 1450 जितने रेसिडेंस डॉक्टर हैं जो कि स्ट्राइक पर हैं, जिसकी वजह से अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में पहले ही दिन यानी कि कल लगभग 50% ऑपरेशन जो हैं वो रद्द करने की नौबत आ खड़ी हुई है। आज जो स्ट्राइक है उसका दूसरा दिन है। हर कोई यहाँ पे मास्क पहने हुआ बैठा है क्योंकि
तंत्र की तरफ से कह दिया गया है कि किसी भी प्रकार से सरकारी जो प्रेमाइसिस है उसका इस्तेमाल सरकार के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए नहीं किया जा सकेगा, जिसको लेकर पुलिस भी यहाँ पे तैनात है। लेकिन रेसिडेंट्स और इंटर्न डॉक्टर्स का कहना है कि उनको ऋषिकेश पटेल जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं गुजरात के, उनकी तरफ से 40% की स्टाइपेंड में वृद्धि का प्रॉमिस दिया गया था, जो कि उन्होंने नहीं निभाया है। वो माफ़ी मांगे और ये स्ट्राइक जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी। कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। इस हड़ताल को लेकर अहमदाबाद सिविल अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राकेश जोशी ने क्या कहा है, अब वो भी आपको सुनवा देते हैं। नहीं, हम हमेशा मतलब पहले से ही 2 दिन से मैंने जैसे बताया आपको कि बार बार मिल रहे हैं, बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 20% बढ़ा है, अमाउंट 1 लाख से पार है, और अगर फिर भी मंजूर नहीं है तो वो डिस्कस कर सकते हो, जाके फिर से मिल सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हैं या जो भी कर सकते हैं। स्ट्राइक तरीका नहीं है उसके लिए, पहली बात वो हम उसको समझा रहे हैं। दूसरी बात, अगर वो नहीं मान रहे तो जैसे आपने देखा कल भी वो डीन की तरफ से एक नोटिस दिया गया कि भाई आप लोगों को जल्दी से जल्द ज्वाइन करना है, और नहीं ज्वाइन करेंगे तो फिर हमको एक्शन मोड में आना पड़ेगा। जो हमेशा सारे टीचर को, सबको ऐसा लगता है कि हमारे ही अपने बच्चे हैं, उनके साथ ज़्यादा सख्ताई नहीं करे या न करे, इसीलिए बार बार उनको समझा रहे हैं, उनको नोटिस दिया है, आज भी फिर दिया होगा। और कैंपस में आप ऐसा मतलब काम नहीं कर सकते हो, ऐसा भी इंफॉर्मेशन डीन के ऑफिस से गया है। गुजरात में बीजेपी के सदस्यता अभियान का आगाज हो गया है। अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को सदस्य बनाकर इस सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान गुजरात बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। बीजेपी नेताओं को संबोधित करते हुए गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल ने इस बार 2 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सभी सांसदों, विधायकों, जिला पंचायत सदस्यों और दूसरे चुने हुए प्रतिनिधियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पिछले सदस्यता अभियान में गुजरात बीजेपी ने 1 करोड़ 13 से ज्यादा सदस्य बनाए थे। तो गुजरात आ वखते भले एना करता 3 करोड़ नानु होय, परंतु सभ्यपद में आखा देश में पहला नंबरे आपणे आ वखते રહેવાનું નક્કી કર્યું છે। અને આ બધું આપણે નક્કી કરીએ એટલે આપણે બધા સામૂહિક નક્કી કરીએ અને સામૂહિક જવાબદારી ઉપાડીએ તો જ શક્ય બનવાનું છે। અને મને વિશ્વાસ છે કે આજ દિન સુધી આપણે જે રીતે સંગઠિત થઈને આપણી સામેના પડકારોને ઝીલતા આવ્યા છે, એ પડકારોને ઝીલીને આપણે સફળ પણ થયા છે। તો આ તો પડકાર નથી, પરંતુ આપણે જ નક્કી કરેલું એક ટાર્ગેટ છે, એ ટાર્ગેટને એચીવ કરવા માટેની શક્તિ એ આપણા બધામાં છે। अब आपको लेकर चलते हैं गुजरात के राजकोट, जहां गणपति उत्सव से पहले गणपति की मूर्तियों की प्रदर्शनी लगी हुई है। और इस प्रदर्शनी में आपको गणपति महाराज के कई अंदाज देखने को मिलेंगे। यहाँ पगड़ी पहने गणपति नजर आएंगे तो किसी में मनमोहक पोशाक में वो आपको नजर आएंगे। रंग बिरंगे मुकुट में सजे हुए गणपति की भी आप मूर्ति यहाँ देख सकते हैं, जो भक्तों को बहुत ज्यादा आकर्षित कर रही हैं। जितनी भव्य उतनी दिव्य, जितनी आकर्षक उतनी मनमोहक। बापा की मनोहरी छवि ऐसी है कि आंखों से सीधे दिल में उतर जाए। गणेश चतुर्थी द्वार पर दस्तक देने को तैयार है। चंद दिनों बाद गजानन घर घर विराजमान होने वाले हैं, लिहाजा देश भर में अभी से उत्सव का माहौल है। देश के बाकी हिस्सों की तरह राजकोट में भी गणपति की मूर्तियों की भारी मांग है। छोटे बड़े अलग अलग रंग रूप के हर तरह की गणपति मूर्तियां यहाँ लगाई गई प्रदर्शनी में मौजूद है, लेकिन यहाँ की USP है इको फ्रेंडली गणेश। सब मूर्ति इतनी नेचुरल है, मानो विसर्जन करने की जरूरत नहीं, घर पे आप विसर्जन कर सकते हैं, और इको फ्रेंडली है पूरी, इसलिए ये कॉन्सेप्ट मेरे को बहुत बढ़िया लगा। पहले साल से मैं यहाँ से मूर्ति परचेस कर रहा हूँ और हर बार पहली मूर्ति मैं ही परचेस करता हूँ यहाँ से। इन मूर्तियों को इस प्रकार से तैयार किया जा रहा है कि विसर्जन के 10 मिनट बाद ही पानी में घुल जाए, ताकि पर्यावरण को भी नुकसान न हो। सबसे खास बात ये है कि छोटी मूर्तियों को घर में टब में पानी भरकर विसर्जित किया जा सके। बड़ी बात ये है कि इको फ्रेंडली होने के साथ साथ ये बजट फ्रेंडली भी है, यानी इनकी कीमत का भी ख्याल रखा गया है। POP से तो थोड़ी महंगी रहती है, लेकिन फिर भी हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि इतना ही इच्छा है कि हम लोगों को बोले
कि बस यही मूर्ति यूज़ करें। तो 700 रुपये से शुरू होती है, फिर जैसे साइज़ बढ़ती है वैसे साइज़ तभी होता है। 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी की शुरुआत होने जा रही है। अगले 10 दिनों तक बाप्पा पंडालों के साथ साथ घर घर विराजेंगे। अगर आप भी गणपति बाप्पा को अपने घर विराजने की सोच रहे हैं तो इको फ्रेंडली गणेशा घर लाएं और पर्यावरण की सुरक्षा में सहयोग दीजिए। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।